मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं और त्रिपाठी फिर से आपका स्वागत करता हूं राइज अप एकेडमी पर। तीन बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स के बाद आज हम लोग आपके लिए एक नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट का वीडियो लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम की वीडियो में आप आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की, और इस तरह के और वीडियोस होंगे जिसमें से हम डिविजिबिलिटी रूल्स, यूनिट प्लेस, रिमाइंडर थ्योरम और बहुत सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं नंबर सिस्टम के, सबकी व्याख्या करेंगे। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के इस पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे क्या बनते हैं उन पे चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे एग्री हैं? कॉपी पेन ले लीजिए, बैठ जाइए कॉपी पेन लेकर, समझते रहिए चीजों को, नोट्स बनाते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। तो हम ले लेते हैं नंबर सिस्टम की कॉन्सेप्ट में आज पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन नहीं, आज कुछ कॉन्सेप्ट की चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर सिस्टम इज कॉल्ड संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम नंबर्स के बारे में जानते हैं, सारे नंबर्स की व्याख्या करेंगे, नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें इस पद्धति की, इस सिस्टम की, तो हम अपनी मैथमेटिक्स में कौन से सिस्टम का यूज करते हैं? तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टाडेसिमल है। तो इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो हम इन सिस्टम्स के बाइनरी सिस्टम जानते होंगे आप सभी, द्विआधारी पद्धति, डेसिमल सिस्टम जो हम लोग पढ़ने में जा रहे हैं। मोस्टली मैथमेटिक्स जो है हमारी वो डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल के बारे में आप जानेंगे। तो हमारी जो संख्या पद्धति है या जो हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट है वो डेसिमल पद्धति पे आधारित है, दशमलव पद्धति पे आधारित है। डेसिमल पद्धति को हम लोग कहते हैं दशमलव पद्धति पे आधारित है। डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति। अब ये दशमलव पद्धति क्या है, चलो जानते हैं दशमलव पद्धति क्या है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम की अगर हम बात करें, अगर इसमें हम बात करें कि डेसिमल के टाइप्स क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं। दशमलव आप जानते हो, दशमलव क्या होता है। कोई भी नंबर लिखते हो, जैसे आपने लिखा 10/3, तो आपने यहाँ पे 3 का डिवाइड किया 10 में, तो आप लिखोगे 3.3, है ना, इस तरह से। तो ये क्या है, ये दशमलव है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इसी पे आधारित पूरी की पूरी पद्धति है हमारी। ठीक है ना, सिस्टम जो है पूरा वो इसी पे आधारित है, दशमलव पे आधारित है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में द्विआधारी पद्धति होती है, 2 अंक होते हैं 0 और 1। डेसिमल सिस्टम में हमारी दशमलव आधारित पद्धति में 10 अंक होते हैं। 10 अंक कौन कौन से हैं जान लेते हैं इसके बारे में। 10 अंक दशमलव पद्धति में हम कौन कौन से 10 अंकों को यूज करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से, है ना, 5 6 7 8 और 9। इन 10 अंकों पे आधारित पद्धति को हम लोग पढ़ते हैं। इसी को हम लोग दशमलव पद्धति के नाम से जानते हैं। इन्हीं 10 अंकों का यूज होता है। ठीक है ना बच्चे, 10 अंकों में अब हम देखते हैं यहाँ पर इनमें क्या विविधताएं होती हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन होता है, इसी सब की चर्चाएं हम इस पद्धति में करेंगे। ठीक है, तो दशमलव की अगर हम बात करें, डेसिमल्स की बात करें, तो आप जान गए डेसिमल्स क्या होते हैं। दशमलव पे आप समझ गए, बता दिया दशमलव। अब टाइप ऑफ डेसिमल की बात करें, दशमलव कितनी प्रकार के होते हैं, तो दशमलव बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं शांत दशमलव, और एक होता है जिसको हम कहते हैं अशांत दशमलव। शांत दशमलव, रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, इनको रिकरिंग डेसिमल्स वगैरह भी कहते हैं। तो रिपीटिंग डेसिमल की अगर हम बात करें कि शांत दशमलव क्या होते हैं या अशांत दशमलव क्या होते हैं, तो जो शांत दशमलव होते हैं, जैसे डेसिमल की अगर हम बात करें कोई नंबर लिखते हैं हम, यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2, और जब हमने 1/2 को लिखा तो ये पॉइंट, और यहाँ पे भाई भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। तो अब क्या हुआ, ये दशमलव कैसा हो गया, ये शांत दशमलव हो गया। दशमलव के बाद जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, अब इसके आगे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हमने लिखा 1/3, 1/3 को बच्चे हम लिखते हैं दशमलव, है ना, पॉइंट, है ना, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ऐसे मैनी टाइम्स, इन्फिनाइट टाइम्स तक लिखते हैं। इसको हम बचाने के लिए कि ये बार बार ना लिखना पड़े, यहाँ पर एक हम बार का सिंबल लगा देते हैं।
तो ये भी क्या हुआ, अब शांत हो गया। जैसे ही हमने यहाँ पे बार का सिंबल लगाया तो इसका आगे का प्रोसेस जो था, आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, वो यहाँ पर शांत हो गया। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। शांत दशमलव क्या होते हैं, इस तरह से, जैसे ये 1/2 दशमलव के बाद यहाँ पे ये शांत हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे दशमलव के बाद 3 आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे बार का सिंबल लगा दिया तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इन सब नंबरों को हम कहते हैं शांत दशमलव। क्लियर हो गया, जो थोड़ा सा बढ़ने के बाद शांत हो जाते हैं। और इसी तरह अगर अशांत दशमलव की बात करें, अशांत दशमलव जैसे मान लीजिए 0.53279183 है ना, 5614, ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं नंबर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये नंबर शांत नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरह के डेसिमल्स को हम कहते हैं अशांत दशमलव। तो दशमलव क्या है, दो तरह के दशमलव हैं, एक है शांत दशमलव और एक है अशांत दशमलव, रिपीटिंग डेसिमल्स और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अगर हम रिपीटिंग डेसिमल्स की बात करें, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, देखो पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर हम कुछ नहीं लिख सकते थे तो हम 0000 ऐसे लिख सकते थे ना, तो ये पुनरावृत्ति हो रही है इनकी, ये रिपीटिंग डेसिमल्स भी कहलाते हैं। शांत दशमलव रिपीटिंग डेसिमल्स, और अशांत दशमलव क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। जैसे ये रिपीट पुनरावृत्ति नहीं हो रही है किसी की, 532791 कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं हो। जैसे यहाँ पर मान लो ये यहाँ तक जाए और उसके बाद 53271 और फिर यहाँ से 53271 फिर 53271, तो पुनरावृत्ति हो जाएगी। बट यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर हमने लिखा 5.739739 ऐसे 739। अब आप देख रहे हो यहाँ पर किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 739 की पुनरावृत्ति हो रही। तो क्या ये अशांत दशमलव है या शांत दशमलव है? तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चे 5.739 और इस पे लगा दिया हमने बार। बार लगाने के बाद ये नंबर कैसा हो गया, शांत हो गया। तो शांत दशमलव क्या है और अशांत दशमलव क्या है, ये चीज आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया हमने लिख दिया यहाँ पर 7.235 तो ये कैसा नंबर हो गया। अब यहाँ पे 235 पे आप क्या लगा दोगे, 235 पे क्या लगा दोगे, बार। तो ये कैसा हो गया, ये शांत दशमलव हो गया। बात समझ में आ रही है ना। और इसी में अगर हम अशांत दशमलव की बात करें, इसी में अगर हम एक नंबर छोटा सा ले लेते हैं जिसको अशांत दशमलव कहते हैं, तो वहां पे हमने लिख दिया यहाँ पर 0.73287354612954 ऐसे। तो ये कैसा हो गया, ये नॉन रिपीटिंग में आ जाएगा और ये अशांत दशमलव आ जाएगा। बिल्कुल अच्छे से शांत दशमलव और अशांत दशमलव सबको समझ में आ गया, क्या होता है रिपीटिंग डेसिमल्स और क्या होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, सबको अच्छे से समझ में आ गया। बोलो यस और नो। यस, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इट मींस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करें, अगर शांत और अशांत दशमलव आपको क्लियर हो गया तो देखो यहाँ पर जो शांत दशमलव होते हैं, इस तरह के बेटा शांत दशमलव होते हैं, ये बनाते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बनाते हैं बेटे, परिमेय संख्याएं बनाते हैं। और ये अशांत दशमलव जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कहां से निकली। जो शांत दशमलव बनते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं और जो अशांत दशमलव होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो रहे हो, जो डिवाइड करने पर बढ़ता ही जा रहा हो, वो अशांत दशमलव और वही अपरिमेय संख्याओं का निर्माण करते हैं। और जो शांत हो जाते हैं वो परिमेय संख्याओं का निर्माण करते हैं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेशनल नंबर और इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स का निर्माण होता है यहाँ से। चलिए तो नेक्स्ट में हम देख लेते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चे, समझ में आ गया। वो डेसिमल्स जो शांत होते हैं वो क्या बनाते हैं, परिमेय संख्याएं, और जो शांत नहीं होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपरिमेय संख्याएं बनाते हैं। जैसे मान लें परिमेय संख्याओं में कोई फ्रैक्शन आती है, कोई डेसिमल आता है,
कोई नेगेटिव नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं, सारे कैसे होते हैं, परिमेय संख्याओं में आते हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, सारे कहाँ पे आएंगे, परिमेय संख्याओं में आएंगे। अब फ्रैक्शन में इस तरह की फ्रैक्शन हो, इस तरह की फ्रैक्शन हो जो डिवाइड करने पर भले ही डेसिमल के 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 10 अंकों बाद रिपीटिंग चालू हो, लेकिन वो रिपीट हो रहा हो तो बनेगा, और अगर नहीं रिपीट हो रहा है तो वो फिर अपरिमेय में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे कोई नंबर हमने ले लिया यहां पर, जैसे रूट के नंबरों में ज्यादा, 1/8। 1/8 कैसी संख्या है भाई, परिमेय है या अपरिमेय है? चलो दोनों में लिख दिया हमने, परिमेय में भी लिख दिया और अपरिमेय में भी लिख दिया। तो 1/8 की अगर हम बात करें, तो जब हम 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो हम पॉइंट लगाएंगे, यहां पर 0 बढ़ाएंगे, 8 ही कम 8, 2 बचेगा बच्चे 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। अब ये नंबर जो है ये थोड़ा दशमलव के 3 अंकों बाद शांत हो गया, तो शांत हो गया तो ये कैसा नंबर बना देगा, परिमेय संख्याएं बना देगा। इसलिए 1/8 कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। क्लियर हो गया। जैसे हमने रूट का नंबर ले लिया, रूट हमने ले लिया यहाँ पर 4। अब रूट 4 की अगर हम बात करें, अंडर रूट 4 की, तो अंडर रूट 4 इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 2 आ गया तो ये 2 कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। और अगर हम रूट 3 ले लें तो देखो रूट 3 इसका क्या कंप्लीटली वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो रिजल्ट ये आया कि जिन संख्याओं का कंप्लीट वर्गमूल निकल आता है वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और जिनका नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो फ्रैक्शन में भी जो फ्रैक्शन आपको डिविजिबल मिल जाए, कंप्लीटली डिविजिबल मिल जाए, वो परिमेय संख्या, और जो डिविजिबल ना हो वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे डिवाइड करने पर दशमलव के 3 अंकों बाद ही सही, लेकिन वो पूरी पूरी कट गई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जैसे हमने यहाँ पर 1/16 लिख लिया, 1/16 लिख लिया हमने। अब हमने 1 में 16 का भाग दिया, पहले तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर 10 हो गया था, भाग नहीं गया, अब 100 कर लिया, यहाँ पे 16 6 का 96, 6 बार चला जाएगा, 96 आ जाएगा। अब बचेगा 4, 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो गया, फिर बचेगा 8, 16 पंचे 80 हो गया। तो देखो यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, 1/16 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कब हुआ, जाकर दशमलव के 4 अंकों बाद डिवाइड हुआ, इसलिए कैसी संख्या बन जाएगी, ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ ना। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ तो कैसी संख्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। और अगर यही कंप्लीटली डिवाइड ना होता तो कैसी संख्या बन जाती, अपरिमेय संख्या बन जाती। तो परिमेय और अपरिमेय की कंसेप्ट आपको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ से परिमेय संख्याएं क्या है और अपरिमेय संख्याएं क्या है। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल आता है वो संख्याएं परिमेय संख्याओं में जाती हैं, और जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्याओं में चली जाती हैं। एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है पाई और 22/7 को लेकर। पाई और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, 22/7। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 22/7 और पाई को। पाई के मान की अभी भी गणना कंप्लीट नहीं हो पाई है, पाई के मान की गणना अभी भी चालू है, कैलकुलेट किया जा रहा है पाई की वैल्यू को। कंप्लीटली अभी कैलकुलेट पाई की वैल्यू नहीं हो पाई है, इसलिए पाई कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और पाई की जो वैल्यू है 22/7, 22/7 इसको चेक कर लेते हैं ये कैसा होगा। तो निश्चित हो गया कि पाई कैसी संख्या है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, ये निश्चित हो गया। लेकिन 22/7 के बारे में भी हमें दुविधा है कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो हम 22 में 7 को डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करोगे 7 या 21, बचेगा बच्चे 1, 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, तो 7 चौको 28, 2 बचेगा 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 7 अठे 56, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 7 बचे 35, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 7 सते 49, ठीक है। फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 7 अठे 56, 4 बचेगा 40, 7 बचे 35, 5 बचेगा 50, 7 सते 49, फिर 1 बचेगा 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा 7 चौको 28, फिर 2 बचेगा 7 दूनी 14। तो देखो दशमलव के बाद यहाँ 6 अंकों के बाद आप देख रहे हो
कि चीजें फिर से रिपीट होने लग रही हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चे, बात समझो। तो इसलिए पाई कैसी संख्या हो गई, पाई कैसा डेसिमल हो गया, रिपीटिंग डेसिमल्स हो गया पाई। कैसा डेसिमल हो गया, रिपीटिंग डेसिमल्स हो गया पाई। और अगर पाई एक रिपीटिंग डेसिमल में आ जाएगा तो रिपीटिंग डेसिमल्स आपको पीछे वाले पेज पे पता चलेगा अभी। रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते थे वो कैसी संख्याओं का निर्माण करते थे, परिमेय संख्याओं का निर्माण करते थे। इसलिए 22/7 कैसी संख्या हो गई बच्चे, परिमेय संख्या हो गई। तो पाई और 22/7 का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया। तो अगर हम कहें पाई इक्वल टू 22/7, आप कहोगे सर नॉट इक्वल टू 22/7, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए पाई नॉट इक्वल टू 22/7। क्लियर हो गया ना सबको। तो चीजें समझ में आ गई। जैसे हमने कहा बच्चे ये बताओ √5 कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। आप वर्गमूल निकालते हो, क्या √5 एक परिमेय संख्या बनती है, बोलो। वर्गमूल पूरा निकल आएगा तो परिमेय बनेगी और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर हो गया, सॉरी √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √7 की बात करें अगर, क्या परिमेय संख्या है, बोलो भाई। नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है। √8 की बात करें, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल ये एक परिमेय या अपरिमेय, ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है। √9 की बात करें, इसका वर्गमूल निकल आता है, वर्गमूल निकल आता है ना इसका, √9 का वर्गमूल निकल आता है, इसलिए √9 एक परिमेय संख्या हो गई। तो जिसका वर्गमूल निकल आए वो परिमेय संख्या और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव नंबर है तो भी वो परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो अगले कंसेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हम अगर सबकी बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की, तो अब चलो परिमेय अपरिमेय संख्याएं हो गई, डेसिमल्स को जान लिया आपने। अब इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करें डेसिमल्स के बाद कि ये जो नंबर हैं सारे नंबरों को मिलाकर, दुनिया के सभी नंबरों को हम लोग सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। जितने भी नंबर हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल्स हो, जैसा भी हो, सब के सब मिलाकर क्या कहलाते हैं, सम्मिश्र संख्या, जिसको हम कहते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सारे के सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया सबको, सम्मिश्र संख्या के नाम से इसको जाना जाता है। जितने भी नंबर्स हैं आप दुनिया में देखते हो, सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो पार्ट में डिविजिबल हैं, एक को हम कहते हैं रियल नंबर्स और एक को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं और वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या पहले जान लेते हैं, फिर हम बात करते हैं वास्तविक संख्या पे। काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या जैसे बेटे आई होता है, एक आई फॉर आयोटा होता है, आई आयोटा होता है। तो ये क्या है काल्पनिक संख्या, समझो भाई। अगर हम दुनिया में जितने भी नंबर देखते हैं, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है। किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर हमें कैसी संख्या मिलती है, पॉजिटिव संख्या मिलती है। लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। बात समझने की कोशिश करना। आई की जो वैल्यू होती है, आई को आयोटा कहते हैं, आई का मान होता है आई बराबर अंडर रूट के अंदर -1। आई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट -1। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, फिर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आई की वैल्यू, आई बराबर क्या है, आई बराबर है अंडर रूट 1 और आई स्क्वायर का मान क्या है, अंडर रूट, आई स्क्वायर का मान क्या है, अंडर रूट निकल जाएगा, -1 बचेगा। तो आई कैसा नंबर हुआ, काल्पनिक। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमें कैसा मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है। बट यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो जिसका वर्ग करने पर नकारात्मक नंबर मिले, नेगेटिव नंबर मिले, वो काल्पनिक संख्या होती है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो इसलिए आई कैसी संख्या है, एक, बोलो भाई, एक काल्पनिक संख्या है। बाकी सारी संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याओं में भी, काल्पनिक संख्याओं में कुछ कंडीशंस होती हैं, चलो बताते हैं अभी। एक पूर्णतः काल्पनिक होती है, जैसे अभी अगले स्लाइड में आएगा। वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने आपको बता दिया है कि सारी संख्याओं को सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं,
सम्मिश्र में वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक क्या होती है वो आपको बता दिया है, आई होता है, आयोटा कहलाता है। क्यों आई स्क्वायर काल्पनिक, आई काल्पनिक संख्या क्यों है? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव होती है। बाकी सारे नंबर्स का अगर हम वर्क करते हैं तो हमें कैसा मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। इसलिए ध्यान से समझना है कि अगर हम बात करें काल्पनिक संख्या की तो कौन सी हो जाएगी? ओनली आई। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। चलिए इस पे और चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। अब हम आते हैं वास्तविक संख्याओं में। बाकी बची सारी संख्याएं कैसी हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, जितने भी आप देखते हो सारे किसमें आ जाएंगे, है ना? चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सब आ जाएंगी वास्तविक संख्याओं में। तो चर्चा करते हैं आगे वास्तविक संख्याओं की, देख लेते हैं स्ट्रक्चर। चलिए, अरे बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया भाई इन्होंने तो। खैर, समझने की कोशिश करना है। ये जो सारे के सारे नंबर देख रहे हो आप, सारे के सारे, यानी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और होना चाहिए। ये पूरा बोर्ड है, ये पूरा मान लीजिए होल दिख रहा है। इसमें अगर हम एक और थोड़ी सी चर्चा करें, जो कि यहाँ छूट गया है, ऐसे यहाँ से ले लेते हैं इसके बाहर बाहर से, और इसके बाहर बाहर से लेते हुए हम ऐसे चलते हैं ऐसे, और ये सारा का सारा क्या बन जाएगा? ये सारा का सारा क्या बन जाएगा भाई? इस तरह से ऐसे ये बन जाएगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा ये, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। बात समझना है, इनको कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं के दो पार्ट हुए, एक रियल नंबर हुआ। अरे ए प्लस आई बी यहाँ कहाँ से आ गया? ये यहाँ नहीं होगा भाई, इस साइड में हमने इसको छुपा दिया। चलिए, तो ये कहलाएगा रियल नंबर और वो कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। तो अब आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हुए, एक हुआ रियल नंबर का और एक हुआ इमेजिनरी नंबर का। ये पार्ट इमेजिनरी नंबर का है। अभी हमने बताया एक प्योर इमेजिनरी होता है और एक इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी क्या होता है? इस तरह के कॉन्सेप्ट। और अगर हम इमेजिनरी की बात करें तो इमेजिनरी में क्या है? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से जो वैल्यू बनेगी वो कहलाएगी प्योर इमेजिनरी। जैसे यहां पर देखो, यहाँ पे क्या है? ये एक रियल नंबर है और इसके साथ ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। क्लियर हो गया? ये ए प्लस आई बी वहां का यहाँ आ गया था। तो इस तरह से इमेजिनरी नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आ गए। अभी आपको हमने बता दिया था कि जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्याएं इरेशनल नंबर में जाती हैं। जैसे यहाँ पर √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। पाई आपको बता दिया है। ई देख लो, ई क्या होता है? ई भी एक पर अपरिमेय संख्या होती है। अब आते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर में भी जैसा कि आपको बताया था कि सारे नंबर्स को हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे 4/3, 1/3, 0.5, 6 etc। बहुत सारे नंबर जो भी है सब के सब क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर के ही पार्ट हैं जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं और बहुत कुछ। तो अब अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो देखो, रेशनल नंबर का ये वाला सर्कल हो गया। अब इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के बाद कौन सा छोटा सर्कल है इससे? ये नंबर रेशनल नंबर का सर्कल हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर के सर्कल के बाद ये रेशनल नंबर का सर्कल, उसके अंदर कौन सा सर्कल है? ये है बेटा इंटीजर्स का। इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो ये देखो इंटीजर्स लिखे हुए हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें पूर्णांक की, ठीक है ना, इंटीजर्स की, तो पूर्णांक क्या है बच्चे? समझो, पूर्णांक कितने टाइप के होते हैं? तो ये पूर्णांक तीन तरह के होते हैं। एक होता है बच्चे पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। एक होता है जीरो और एक होता है निगेटिव इंटीजर्स। अब ये जीरो क्या है? जीरो होता है न्यूट्रल इंटीजर्स, ठीक है ना। जीरो क्या है? न्यूट्रल इंटीजर्स होता है। कभी आपने जीरो के पहले प्लस या जीरो के पहले माइनस लगा कहीं देखा है? नहीं देखा होगा। जीरो जो है वो बिना प्लस और माइनस के चलता है, इसलिए जीरो कैसा इंटीजर्स हो जाता है? न्यूट्रल इंटीजर्स हो जाता है। तो टाइप ऑफ इंटीजर्स की अगर हम बात करें, पूर्णांक कितनी तरह के होते हैं? आप कहोगे सर तीन तरह के। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं और जीरो न्यूट्रल इंटीजर्स है। अगर हम नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन की बात करें अगर, जैसे ये एक लाइन है, ये एक नंबर लाइन है बच्चे, ठीक है ना। इस तरह की एक लाइन नंबर लाइन है। इस पे हमने यहाँ कुछ खाने ऐसे बना दिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ यहाँ पे खाने बना दिए और ऐसे।
समझो इसको। तो यहाँ पर ये जो खाने हैं ये माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते जैसे यहाँ पर -1 -2 है ना, -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे, +6 ऐसे, और ये डैश 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 कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो अगर नंबर लाइन की बात करें तो इधर के जितने भी इंटीजर्स हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, और इधर के जितने इंटीजर्स हैं ये कैसे इंटीजर्स हो गए बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, और बीच में रह गया 0, तो 0 कैसा इंटीजर्स हो गया, न्यूट्रल इंटीजर्स हो गया। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए क्या नंबर्स को किसी रेखा में प्रदर्शित किया जा सकता है, अंकों को किसी लाइन में प्रदर्शित किया जा सकता है, यस, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे, ये आप देख पा रहे हो कि अंकों को एक लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर हो गया कि नहीं। इसके रिप्रेजेंटेशन से हम पाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और न्यूट्रल इंटीजर्स। तो अगर पूर्णांक की बात करें तो समझ में आ गया इंटीजर्स कितनी तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और न्यूट्रल इंटीजर्स। कोई डाउट किसी को यहाँ पर, ऋणात्मक संख्याएं, लेकिन अगर ऋणात्मक संख्याएं हो या धनात्मक संख्याएं हो, चलिए हम आते हैं अपने पेज पर। हम अगर पेज की बात करें तो देखो ये क्या है, ये है बेटे रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर है। पहली बात तो ये सर्कल किसका है, रियल नंबर का। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों हैं, और रेशनल नंबर के अंदर क्या आता है, इंटीजर आता है, पूर्णांक आता है। तो हम कह दें क्या नेगेटिव इंटीजर्स रियल नंबर हैं, क्या ऋणात्मक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। बिल्कुल भाई, नेगेटिव इंटीजर्स जो भी, जैसे -4 लिखा है तो -4 किसके अंदर है भाई, इंटीजर्स में आता है। इंटीजर्स किसके अंदर आता है, रेशनल नंबर्स के आता है, और रेशनल नंबर किसके अंतर्गत आता है, रियल नंबर के अंतर्गत आता है। तो अगर हम कहें क्या नेगेटिव इंटीजर्स एक वास्तविक संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर, भाई रियल नंबर के अंदर रेशनल है और रेशनल के अंदर क्या है, इंटीजर्स है। अगर हम कह दें कि क्या नेगेटिव इंटीजर्स एक रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं हैं, यस, नेगेटिव इंटीजर्स एक परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, हाँ या ना, सबको बात समझ में आ रही है। अब इंटीजर्स के अंतर्गत कौन आता है, होल नंबर आते हैं। तो अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। आ जाते हैं, देखो हम थोड़ा सा बैक पेज पर आते हैं, इस पे इंटीजर्स के अंतर्गत क्या आते हैं, होल नंबर आते हैं। तो नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो अगर इन सारे नंबरों को हम हटा दें यहां से, ये जो नेगेटिव वाले हैं सबको कट कर दीजिए, नेगेटिव वाले कट कर दीजिए, यहां से स्टार्ट करिए आगे, तो 0 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर डैश 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 इन्फिनाइट। तो 0 से इन्फिनाइट तक के अगर नेगेटिव नंबरों को हटा दें तो सारे के सारे 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं, ये सब मिलाकर बनाते हैं होल नंबर बनाते हैं। बात समझ में आ रही है। नेगेटिव इंटीजर्स को हटा दिया जाए तो 0 इंक्लूडिंग ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड होल नंबर। तो 0 को मिलाकर सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं, यानी पूर्ण संख्या कहलाते हैं। चलिए बच्चे देखते हैं अगले में। तो ये समझ में आ गया इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के अंतर्गत क्या आएगा, होल नंबर आएगा। होल नंबर क्लियर हो गया। 0 से लेकर, देखो लिखा भी है 0 1 2 3 इन्फिनाइट, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक चले जाइए, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। तो अगर हम ये कह दें -3 एक पूर्ण संख्या है, आप कहोगे नहीं है, -3 पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि होल नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव या तो 0 को लेके चलना है। 0 और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर का निर्माण करते हैं। अब इसमें आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 0 को नेचुरल नंबर नहीं माना गया है, 0 को हटाकर बाकी सारे नंबरों को नेचुरल नंबर माना गया है। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 0 को हटा दिया जाए तो सारे नंबर कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो नेचुरल नंबर के लिए अगर देखा जाए कि नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, अब जैसे होल नंबर में हमने निगेटिव हटाया था, 0 से स्टार्ट किया था, इसी तरह नेचुरल नंबर में 0 हट जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की तो आप लिख लीजिए नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चे, नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बताओ भाई, नेचुरल नंबर 1 2 3
4 डैश 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 इन्फिनाइट। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है 1 है। 0 क्या है, चलिए तो कॉपी पेन उठा लीजिए, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए डायग्राम बना लीजिए अच्छे से और इस पे हम देखेंगे आगे। चलिए तो आगे हम लोग आते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर। कॉपी पेन उठाइए और नोट कर लीजिए जल्दी से कुछ कंडीशंस, और यह हम पहले समझा दें फिर आप नोट करिए। चलिए तो अगले पेज में हम यहाँ से क्या ले लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में। इवन नंबर क्या होते हैं सारे बच्चे जानते होंगे, ऑड नंबर क्या होते हैं जानते होंगे, है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं जानते होंगे, सारे बच्चे जानते होंगे, है ना, प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम के बाद आप कंपोजिट नंबर के बारे में जानते होंगे, है ना, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। चलिए देख लेते हैं, इनको हिंदी में लिख देते हैं पहले तो। सबसे पहले हम बात करें कि सम संख्याएं क्या होती हैं, सारे बच्चे जानते हो सम संख्या क्या होती है। विषम संख्या क्या होती है, बताओ भाई, विषम संख्या क्या होती है, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अभाज्य संख्या पे, चलो चर्चा कर लेते हैं। और अभाज्य संख्याओं के बाद भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलिए इवन नंबर यानी कि जिनको हम सम संख्याएं कहते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले 2 से डिविजिबल नंबर कौन हो गया, 0। 0 2 से डिविजिबल होता है क्या, 0 सभी से डिविजिबल होता है, किसी से भी डिवाइड कर दीजिए 0 डिविजिबल है। तो 0 हो गया, है ना, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसी तरह 10 हो गया, 12 हो गया। ये सारी संख्याएं कैसी हैं, डैश डैश डैश। सारी संख्याओं को कैसे कहलाते हैं, हम क्या कहते हैं भाई, सम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से डिविजिबल हों उन संख्याओं को हम इवन नंबर कहते हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर कहलाते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 ETC। ये सारे नंबर्स कैसे इन्फिनाइट तक चले जाओ भाई, कैसे कहलाते हैं, ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्याएं क्या हैं और विषम संख्याएं क्या हैं। सम संख्याएं वो हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं 2 से, और विषम संख्याएं वो हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं। अब हम बात करें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिन संख्याओं के केवल मात्र 2 गुणनखंड होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, यानी नंबर्स हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके केवल मात्र 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें 2, तो 2 के 2 फैक्टर क्या बनेंगे, 1 इंटू 2। अगर बच्चा हम ले लें 3, तो 3 के क्या फैक्टर बनेंगे, 1 इंटू 3। हम अगर यहाँ पे 4 ले लें तो 4 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 1 दूना 2 दूना 4। 5 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5। 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। बात समझ में आ रही है ना बच्चे। 7 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 7। और 8 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 9 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर भाज्य अभाज्य की, तो यहाँ पे 2 गुणनखंड हुए, कैसी संख्या हो गई, अभाज्य। 2 गुणनखंड हुए, कैसी संख्या हो गई, अभाज्य। लेकिन इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई। इसके 2 गुणनखंड है तो अभाज्य, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए भाई, इसके 3 गुणनखंड हो गए, 1 2 3, तो ये भाज्य हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी बच्चे, ये भाज्य हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब देखो इसके 2 गुणनखंड हैं तो ये अभाज्य, लेकिन इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो ये कैसी हो गई, भाज्य। इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो कैसी हो गई, भाज्य। तो जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं अभाज्य होती हैं, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। खैर अगर ये बात समझ में आ गई तो अभाज्य संख्या के लिए कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं। 2 कैसा है, 2 ये जो 2 है ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 कैसी है बच्चे, चलो ध्यान से यहाँ पे नोट कर लेना आप भी। यहाँ पे एक इस तरह से बुलेट लगाकर 2 क्या है, एक मात्र, सब लोग नोट कर लेंगे, एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। बाकी सारी संख्याएं कैसी होती हैं, विषम होती हैं, सम अभाज्य संख्या
है। तो बात समझ में आ गई। एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है? 2। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सारी कैसी होंगी? वो विषम होंगी। चाहे आप देखिए 2 के बाद कौन आएगा अभाज्य संख्याओं के क्रम में? 2 के बाद अभी लिखा नहीं था हमने देखो यहां पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 है ना, etc। तो यहां पर देखोगे अगर आप, तो यहां पर ये एक सम संख्या है, बाकी सारी कैसी संख्याएं दिख रही हैं आपको? विषम संख्याएं दिख रही हैं। तो इसके लिए नोट कर लीजिए इस तरह से मार्क करके, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। बाकी सारी संख्याएं कैसी होती हैं? बोलो। बाकी सारी संख्याएं विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एक और इस पे देख लीजिए। इस पे ये 3 संख्याएं ऐसी हैं, 3 संख्याएं ऐसी हैं 3, 5 और 7। 3 संख्याएं 3, 5 और 7 ये समांतर क्रम में आने वाली संख्याएं हैं। ये अभाज्य संख्याएं कैसी हैं? समांतर क्रम पे। इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, तो क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। अभी आप समझ लीजिए ये समांतर क्रम में आने वाली अभाज्य संख्याएं हैं, और दुनिया की कोई भी संख्याएं ऐसी नहीं है जो समांतर क्रम में आने वाली अभाज्य संख्याएं हो। समांतर क्रम में आने वाली अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 3, 5 और 7। इसके बाद कोई भी लगातार कोई ऐसा सेट नहीं होगा संख्याओं का जो समांतर क्रम में आने वाला हो, ठीक है ना। तो समांतर क्रम में आने वाली 3 अभाज्य संख्याओं का सेट क्या है? 3, 5, 7 है। और कोई सेट ऐसा नहीं है जो समांतर क्रम में हो, है ना, और वो अभाज्य संख्याओं का हो। क्लियर हो गया? तो 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट ये है, अब 1 के लिए देखो भाई, अगर हम बात करें ये अभाज्य हो गई, ये अभाज्य हो गई, ये भाज्य, तो हमने किसको छोड़ दिया? 1 को छोड़ दिया। 1 कैसा है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। नोट कर लीजिए यहां पर 1 इज नाइदर प्राइम नाइर कंपोजिट, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बात समझ में आ गई ना? तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब 4 कैसी संख्या है? भाज्य है। तो अगर हम कहें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट भाज्य संख्या क्या है, आप कहोगे सर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन मिल रही है हमको? 4 मिल रही। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। इसमें 1 से लेकर 50 तक की अगर हम बात करें, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक बच्चे 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 15 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं। और 1 से अगर हम 100 तक की बात करें, 1 to 100, 1 से 100 तक, तो यहाँ पर 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है बेटे? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। और 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15 अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि अभाज्य संख्याओं का कोई ऑर्डर, क्रम या सीक्वेंस नहीं होता है, तो इनको काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इनको ऐसे ही आप लिख कर और ऐसे ही काउंट कर पाओगे। इनका कोई क्रम नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है इनको सॉल्व करने का। ये आप ऐसे ही अपने लिख के काउंट करके ही फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो ये आपको एक याद रखने वाला पॉइंट हो गया कि 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ गई सबको? अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्लियर हो गई। इस पे प्रश्न करेंगे आगे। चलिए, भाज्य अभाज्य के बाद अब आगे यहाँ पे पॉइंट आता है बच्चे, एक समझ लीजिए छोटा सा। चलिए इसको ऐसे इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। नोट कर लिया होगा सबने, अच्छे से पढ़ते जाइए। एक और आता है बच्चे, परिपूर्ण संख्या क्या होता है? परिपूर्ण संख्या, तो क्या होता है ये परिपूर्ण संख्या? जान लेते हैं इसके बारे में। परिपूर्ण संख्या क्या होता है? एक ऐसी संख्याएं जैसे 6 है। चलो पहले एग्जांपल से समझो। 6 के फैक्टर्स क्या है? 1 से डिविजिबल है 6, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। अगर इन सब का हम टोटल करें, सब लोग अपने अपने हिसाब से, सब टीचर बताते हैं, कोई 6 को छोड़ देता है और इतने का ले लेता है, फिर कहता है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में तो ये भी आएगा ना। तो जो टीचर इसको छोड़कर इनको काउंट कर लेते हैं, कहते हैं इनका योग इसके बराबर हो गया,
तो वहां पर जो है ना वो अपनी बात से ही अधूरे रह जाते हैं। पहले कहते हैं गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होना चाहिए, और फिर इसको छोड़ देते हैं। तो अगर गुणनखंडों की बात करो तो भाई ये भी तो आएगा उसमें, है ना, तो उसको छोड़ना नहीं है। आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर अगर इनका हमने टोटल किया तो क्या हो गया, 12 हो गया। और ये क्या है सारे, ये फैक्टर्स ऑफ 6 है, ये 6 के गुणनखंड है। तो अब ये देखो कि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, जो भी उसके फैक्टर्स हैं, उन सबको अगर टोटल किया जाए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स सबका टोटल किया जाए, तो उस संख्या से डबल हो जाना चाहिए, 2 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, परिपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है। हम किसी भी नंबर, जैसे आपने कोई और नंबर ले लिया, जैसे सपोज करो आपने 12 ले लिया, 12 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, भाई 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। इनको अगर हम टोटल करें तो ये हो जाएगा 3 3 6 4 10 10 6 16 और 16 और 12 कितना हो गया, 28, 28 हो जाएगा। अब ये अगर हम ये देखें तो क्या ये इसका 2 टाइम्स है, ये इसका बिल्कुल दोगुना नहीं है, दोगुना नहीं है। इसलिए क्या ये परिपूर्ण संख्या होगा, बिल्कुल 12 परिपूर्ण संख्या नहीं होगा। क्लियर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे देखो कि इनका टोटल किया और इनका टोटल 12 यानी इसका 2 टाइम्स है, तो ये कैसी संख्या है, परिपूर्ण संख्या है। निश्चित हो गया। जैसे हमने कोई और नंबर ले लिया, 16 ले लिया, भाई देखो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है और 16 से डिविजिबल है। तो ये हो जाएगा 3 + 4 7 7 8 15 15 और 16 कितना हो जाएगा, 31। क्या इसका 2 टाइम्स है, ये बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल 2 टाइम्स नहीं है। इसलिए क्या ये परिपूर्ण संख्या होगा, बिल्कुल परिपूर्ण संख्या नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक और नंबर ले लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 24। 1 से डिविजिबल है बच्चे, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है और 24 से डिविजिबल है। हमने टोटल किया तो ये हो गया 3 3 6 4 10 6 16 8 24 24 48 12 60। इसका अगर हमने टोटल किया तो कितना निकला, 60। क्या 60 2 टाइम्स है 24 का, क्या 60 24 का दोगुना है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्या 24 परिपूर्ण संख्या है, नहीं, 24 परिपूर्ण संख्या नहीं है। चलिए एक नंबर हमने और ले लिया, 28 ले लिया हमने, 28 ले लिया। 28 बच्चे 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है ना, 4 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 14 से डिविजिबल है और 28 से डिविजिबल है। तो 3 2 1 3 3 4 7 7 14 14 28 28 56 56 हो गया। 56 क्या 28 का दोगुना है, हाँ है, 28 दूना 56। क्या 56 28 का 2 टाइम्स है, 56 28 का दोगुना है, निश्चित तौर पे 56 28 का दोगुना है। इसलिए 28 एक परिपूर्ण संख्या है। तो क्या परिपूर्ण संख्या की कंसेप्ट समझ में आ गई। जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना हो जाता है, वो संख्याएं परिपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे सबको समझ में आ गया होगा कि परिपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। कोई डाउट यहाँ पे, कोई शक किसी को, क्लियर हो गया। चलिए तो अब अगले पेज में पहुंचते हैं, देख लेते हैं भाई। परिपूर्ण संख्याएं सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं हम। क्लियर हो गया ना, सबने नोट कर लिया। कोई डाउट किसी को, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चलिए तो आते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इस पे आ जाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जान लिया कि संख्या पद्धति में हम लोग नंबर सिस्टम में कौन से सिस्टम को पढ़ते हैं, दशमलव। हमारी मैथमेटिक्स के सिस्टम पे आधारित है, दशमलव पद्धति पे आधारित है। बाकी इन पद्धतियों के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं दशमलव आधारित पद्धति। दशमलव आधारित पद्धति में हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ डेसिमल्स, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। तो दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। इनको कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स और इनको कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, दशमलव के 2 अंक 3 अंक 4 अंक बाद कहीं भी वो डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, तो वो कहलाते हैं शांत दशमलव यानी। और ये कहलाते हैं अशांत दशमलव, जो कभी रुकने का नाम न ले, दशमलव के बाद वो चलते चले जाएं चलते चले जाएं, वो अशांत दशमलव कहलाते हैं। जो शांत दशमलव होते हैं वो परिमेय संख्याओं का निर्माण करते हैं, और जो अशांत दशमलव होते हैं वो अपरिमेय संख्याओं का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया ना, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का निर्माण करते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वो बात आप समझ गए थे। जो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकल रहा हो, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, जिनका वर्गमूल निकल रहा हो, वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अब इसके बाद पहुंच जाते हैं हम लोग, टोटल की बात करें
तो सारी संख्याएं जो दुनिया में हैं सबको मिलाकर हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या में कुछ वास्तविक संख्याएं होती हैं और कुछ काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याओं में एक आई नंबर होता है जिसको हम कहते हैं आयोटा, और आई की वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1, और जिसका स्क्वायर करने से हमें क्या मिल जाता है, -1 मिल जाता है। इसीलिए एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि सारी संख्याओं का वर्ग करने पर एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, बट आई का स्क्वायर करने पर हमें एक नेगेटिव नंबर मिलता है, इसलिए आई एक काल्पनिक संख्या में आती है। चलिए, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं। रेशनल नंबर में इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर है और होल नंबर में नेचुरल नंबर आ जाते हैं। इन सारे के सारे की व्याख्या भी हमने कर दी थी, अगले पेज में आप देखेंगे। तो ये सारा हमने आपको समझा दिया था, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया था। कुछ नेगेटिव इंटीजर्स, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 एक न्यूट्रल इंटीजर्स के रूप में आ जाता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स क्या है, टाइप ऑफ इंटीजर्स हमने 3 तरह के इंटीजर्स आपको बता दिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और न्यूट्रल इंटीजर्स होता है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्रम में अगर हम देखें, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम नोट करवा चुके हैं, यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर दें। सबसे पहले 1 इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, एक ना तो भाज्य है और एक ना ही अभाज्य संख्याओं में आता है। इसके बाद आता है 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी सारी जो संख्याएं होती हैं सब एक विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद 3, 5, 7 ये एक अभाज्य संख्याओं का ऐसा सेट है जो अभाज्य संख्याओं का ऐसा सेट है जो समांतर क्रम में होता है, लगातार आने वाली संख्याएं होती हैं जिनके बीच का गैप समान होता है। बाकी कोई भी नंबर ऐसे नहीं होते हैं दुनिया में जिनके बीच का गैप समान हो, यानी वो एक समांतर क्रम में हो। तो इसलिए ये 3 पॉइंट आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में लिख लिया। चौथा पॉइंट आपने एक नोट किया था जहां पर हमने लिखा था परिपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। एक चीज और आपको नोट करवा चुके हैं कि 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम लोग बात करें परिपूर्ण संख्या की, तो परिपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो आप समझ गए परिपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिनके गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना होता है वो परिपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना होता है वो परिपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो परिपूर्ण संख्या जान लिया, भाज्य अभाज्य सारी संख्याएं। एक कोप्राइम नंबर्स और आप समझ लीजिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं वो आगे बताएंगे आपको। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं, 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी सेट ऑफ 2 नंबर्स which HCF is 1, 2 संख्याओं का ऐसा सेट जिनका HCF 1 होता है वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए, तो अब हम लोग इन सारी चीजों को समझने के बाद पहुंचते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन लगाना यहाँ से शुरू करते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं जो कि कंसेप्ट पे आधारित हैं और उन पे हम लोग करेंगे चर्चाएं। जैसे पहला सवाल है, 3 अभाज्य संख्याएं हैं x, y, z। कह रहा है x, y और z 3 अभाज्य संख्याएं हैं और x प्लस वाई प्लस z बराबर 68 है। तो बेटे x प्लस वाई प्लस z का मान कितना दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है। चलिए आगे कह रहा है z का अधिकतम मान क्या है, z का अधिकतम मान क्या है। एक चीज आप समझने की कोशिश करो, जैसे हमने लिख दिया 3, 5 और 7, ठीक है, 3, 5 और पहले तो हम बच्चे यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 3 और 5 हमने यहाँ पर 2 कैसी संख्याएं ले ली, ये 2 हमने विषम संख्याएं ले ली, ठीक है ना बच्चे। और 2 विषम संख्याओं को जब हमने ऐड किया तो ये क्या मिल गया, 8। और 8 कैसी संख्या मिल गई हमें, यहाँ पे 8 कैसी संख्या मिल गई, सम संख्या मिल गई। बात समझ में आ रही है सबको। यानी अगर हमने 2 विषम संख्याओं को ऐड किया तो हमें क्या मिला, सम संख्या मिला। क्लियर। लेकिन अगर हम 3 विषम संख्याओं को ले लें, जैसे 3, 5 और 7, तो 7, 5, 12, 3, 15, तो हमें कैसी संख्या मिल जाएगी, एक विषम संख्या मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम कोई भी 3 विषम संख्या ले लें, जैसे 1, 3 और हमने ले लिया 9, तो 9, 3, 12 और 1, 13। अगर हमने 3 विषम संख्याएं लिया है तो हमें कैसी संख्या मिल रहा है, विषम संख्या ही मिलेगा। क्लियर हुआ। लेकिन अगर हम 2 विषम संख्याएं लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एक नंबर, हमने विषम संख्या 9 ले लिया और एक नंबर हमने 13 ले लिया। 13 और 9 कितना हो गया बच्चे, 13 और 9 22। 22 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो एक चीज समझो कि 2 विषम संख्याओं का योगफल कैसा होता है, सम होता है। लेकिन 3 विषम संख्याओं का योगफल कैसा होता है, विषम होता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ये 3 अगर विषम संख्याएं होती तो ये योगफल कैसा होता, विषम होता। 3 विषम संख्याएं होती तो योगफल कैसा होता, विषम होता। लेकिन योगफल कैसा है, सम। इसका मतलब कि निश्चित तौर पे
ये दो संख्याएं विषम होंगी, दो संख्याएं विषम होंगी तो योगफल कैसा हो जाएगा, सम हो जाएगा। और सम प्लस सम ये भी कैसी संख्या होगी, ये एक सम संख्या होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो हाँ या ना। अगर ये दो विषम संख्याएं होंगी तो योगफल सम हो जाएगा, और अगर ये तीनों विषम संख्याएं होंगी तो योगफल कैसा होना चाहिए, विषम। इसलिए निश्चित तौर पर ये तीनों संख्याएं विषम संख्याएं नहीं है, क्योंकि तीन विषम संख्याओं का योगफल विषम ही होता है। तीन ऑड नंबर को अगर हम टोटल करें तो योगफल जो होगा वो विषम संख्या ही होगा। इसलिए ये दो विषम संख्याएं हो गई और ये कैसी संख्या हो जाएगी, एक सम संख्या हो जाएगी। चलिए इतनी बात अगर समझ में आ गई है आपको तो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज को आगे पढ़ेंगे। यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये कैसी संख्याएं हैं भाई, ये अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन उसमें हमें एक कैसी संख्या लेनी है, ये सम लेनी है। तो सम हो और अभाज्य भी हो, सम हो और अभाज्य हो, ऐसा हमारे पास एकमात्र नंबर है कौन सा, 2। क्लियर हो गया। तो ये निश्चित हो गया कि यहां पर 2 ही होगा, x का मान जो है वो क्या हो गया, 2 हो गया। क्यों, क्योंकि ये एकमात्र सम अभाज्य, यहां पे अभाज्य लेनी है ये सारी, और उसमें भी कैसी लेनी है, सम। तो सम अभाज्य एकमात्र संख्या कौन सी है, 2 है। तो यहां पर 2 हो गया, प्लस x प्लस वाई बराबर 68। अब यहां पर एक चीज समझो बच्चे, ये 2 उधर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं सॉरी y प्लस जेड है, ये y हो गया और ये, चलिए ये y हो गया, ओ सॉरी ये y हो गया और ये क्या हो गया, z हो गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें x की जगह पे तो 2 आ चुका है, तो y प्लस जेड बराबर 2 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 66। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझो आप, y प्लस जेड बराबर 66 और हमें कह रहा है y का अधिकतम सॉरी z का अधिकतम मान लेना है, हमें किसका मैक्सिमम वैल्यू लेना है, z का। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z चाहिए तो y को हमें मिनिमम करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा, तभी तो कांस्टेंट योगफल मिलेगा उनका। अगर हमें चाहिए कि ये एक मैक्सिमम नंबर है तो y को हमें मिनिमम लेना है, तो हमें मिनिमम अभाज्य संख्याओं से स्टार्ट करना होगा, जिसमें हम 1 2 तो ले चुके हैं। तो अब इसके बाद क्या आएगा, 3। अगर हम y की जगह पे 3 ले लें, 3, और 3 जब इधर जाएगा तो ये 66 में 3 माइनस होगा तो बचेगा क्या बच्चे, 63। और 63 जो कि एक अभाज्य संख्या, जो कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या y की जगह पे 3 लेना ठीक है। y की जगह पे अगर हम 3 लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 63। तो देखो आप, ये और ये तो प्राइम हो गए, लेकिन 63 जो z की वैल्यू आएगी वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, इसलिए यहां पर 3 नहीं लिया जाएगा। अब 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 5। यहां पे अगर हम 5 लेकर देखें तो 5 इधर जाएगा 66 में माइनस हो जाएगा, बचेगा 61। क्या बचेगा, 61। और 61 एक प्राइम नंबर है, इसलिए बच्चे अभाज्य संख्या 61 एक अभाज्य संख्या है। तो आप समझो अभाज्य संख्या है, तो ऐसे में क्या होगा भाई, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 61। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 61। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो कह रहा है ये बताओ कि z का अधिकतम मान क्या है, तो आप जाओगे आंसर C के साथ, यानी z की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 61 हो गई। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। अब चर्चा करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि x, x प्लस 2, x प्लस 4 अभाज्य संख्याएं हैं तो x के कितने संभव मान हैं। देखो x, x प्लस 2 और x प्लस 4 ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो कह रहा है कितने संभव मान हैं x के। चलो भाई, अब यहां पर आप देख रहे हो ये इससे 2 ज्यादा है, ये इससे 2 ज्यादा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और ये इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। इनके बीच का गैप कितना कितना है, 2 2 है, और 2 2 है, तो ये किस कंडीशन में आएंगे, ये किस कंडीशन में आएंगे, ये समांतर श्रेणी में हो गए। क्लियर ना, ये 3, और अभी हमने आपको बताया था सेट ऑफ 3 नंबर जो समांतर श्रेणी में है वो 3 5 और 7 है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक चीज आप समझो, जो सेट समांतर श्रेणी में है वो क्या है, 3, 5 और 7 है। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये कैसे नंबर हैं, ये समांतर श्रेणी में अभाज्य संख्याएं हैं। तो समांतर श्रेणी में अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, 3, 5 और 7 ही होती हैं। इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, 3, x+2 हो जाएगा 5, x+4 हो जाएगा 7। तो आप समझो कि x की प्लेस पे क्या आना है, 3 आना है। यही पूछ रहा है कि x के कितने संभव मान होंगे, तो आपका आंसर आएगा x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना? देखो x का मान पूछ रहा है तो 3, ठीक है, और x के कितने संभव मान होंगे, तो एक मान होगा x का, एक मान, जिसको कि क्या कहेंगे हम, 3 कहेंगे। यानी अगर कहे हाउ मेनी पॉसिबल नंबर्स, कितने मान पॉसिबल हैं x के, भाई x का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो x के कितने पॉसिबल मान है, तो x का पॉसिबल मान क्या है, एक मान संभव है, और वो भी कौन सा, 3 संभव है। ठीक है, तो अगर पूछे वैल्यू ऑफ x तो आप लगाओगे 3, और x के कितने संभव मान होंगे, तो आंसर आप लगाओगे 1 के साथ, आंसर पहले के साथ जाओगे। क्लियर हो गया कि नहीं? इस सवाल का आंसर क्या होगा, फर्स्ट, x के कितने संभव मान है, तो x का एक ही संभव मान है जो कि 3 होगा, x का एक ही संभव मान है जो कि 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना सबको, हाँ या ना? अब जैसे इसमें एक सवाल और बनता है, देखो हम देखते हैं एक सवाल और कैसे बनता है। सवाल बनता है, यदि n² - 33, n² - 31 और n² - 29 ये दिया हुआ है, ठीक है, ये 3 संख्याओं का एक पेयर दिया हुआ है। कह रहा है ये अभाज्य संख्याओं का समूह है, ये एक अभाज्य संख्याओं का समूह है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, इसमें पूछेगा ये एक अभाज्य संख्याओं का समूह है तो n की वैल्यू क्या है। तो आपने देखा कि ये इससे 2 और इससे 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है इनमें, बोलो हाँ या ना? 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 2 का डिफरेंस आ रहा है तो आप चेक करेंगे कि ये कैसा है, तो ये एक समांतर क्रम में है, बोलो हाँ या ना? ये कैसे क्रम में है, ये एक समांतर क्रम में है। क्लियर हो रहा है ना बच्चे? बिल्कुल निश्चित तौर पे क्लियर हो रहा है। ये अभाज्य संख्या कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में है तो आपको पता होगा कि ये क्या होंगी, 3, 5 और 7 ही होंगे और कुछ नहीं होने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, करोगे आप n² - 33 = 3, तो यहां से n² की वैल्यू आ जाएगी 36 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो आप देखो कि n का मान क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा। चाहे आप इसके बराबर कर लो, n² - 31 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर n² का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 36, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसके बराबर भी करके देख सकते हो, 29 और 7 36, वर्गमूल निकालोगे 6। तो इस तरह का भी सवाल अगर कहीं बन जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, देख लेना कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सेम है, यानी समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो निश्चित तौर पे वो 3, 5, 7 ही होंगे और कुछ नहीं हो सकते हैं। तो एक ये बहुत प्यारा सा सवाल बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है बच्चे, यदि n एक धनात्मक सम संख्या है और m एक ऋणात्मक विषम संख्या है तो n पावर -m का मान क्या होगा। अच्छा, n कैसा है, धना पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, n एक धनात्मक सम संख्या है। भाई अगर हम n की बात करें, धनात्मक सम संख्या है तो क्या ले सकते हो, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकती है, बोलो हाँ या ना? और m एक कह रहा है नेगेटिव विषम इंटीजर्स है, क्लियर ना? तो ये क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, -3 हो सकता है, विषम ही तो है, ठीक है, और माइनस इस तरह से कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो कह रहा है, हाँ ठीक है, का मान सदैव क्या होगा। चलिए तो देखिए, m की पावर -n, देखो n की जगह पे लिखोगे 2, और इसके पावर अगर हम -1 कर लें, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, ये तो हमें लग रहा है ऐसे पलट कर लिख दिया जाता है, क्लियर हो जाएगा ना? ये 2 की पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, -1 पलट जाता है। अगर हम ये कहते हैं 2 की पावर यहाँ पे -3, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 8, और नेगेटिव अगर है पावर में तो क्या हो जाएगा, 1/8। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हम 2 की पावर 5 की बात करें, 2 की पावर -5, तो 2 की पावर -5, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, और चूंकि ये लगा हुआ है नेगेटिव तो ये 1/32 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं? अगर नेगेटिव पावर है तो पलट जाएगा नंबर, है ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
तो अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो क्या हम ये बात समझ पाए कि 2 की पावर -1 की वैल्यू क्या है, 2 की पावर -3 की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है यदि हम इस तरह से कोई नंबर बनाते हैं तो वो कैसा होगा, वो एक विषम पूर्णांक होगा। भाई ये तो हमें बात समझ में नहीं आई कि विषम पूर्णांक कैसे हो जाएगा। भाई कहाँ से विषम पूर्णांक दिख रहा है आपको? हमने 3 नंबरों को लिखा है, कोई विषम पूर्णांक आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, बोलो, नहीं दिख रहा है ना। तो देखो 2 के पावर में चाहे वो सम संख्या ले लो चाहे विषम संख्या, किसी भी अगर कोई सम संख्या है तो उसके पावर में आप चाहे जैसी पावर ले लो, चाहे जो ले लो पावर में आप, वो इवन नंबर ही रहेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो क्या ये बात सही है? हमें तो नहीं लग रहा है कि ये बात सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्लियर हो गया? दूसरे में आते हैं, कह रहा है एक सम पूर्णांक होगा। सम पूर्णांक होगा क्या, बोलो? यहाँ पे इंटीजर्स तो बन नहीं रहा है, बन रहा है? नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे इंटीजर्स तो नहीं हो रहा है। खत्म करो बात इससे। परिमेय संख्या हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, परिमेय संख्या हो रहा है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है। पहला एग्जाम्पल परिमेय संख्या का हमने यही लिया था, 1/2 0.5 आ जाएगा और ये शांत दशमलव हो जाएगा, यानी कि ये परिमेय संख्या का निर्माण करेगा। 1/8 को भी हमने एग्जाम्पल में लिया था, अभी लिया था ना, पीछे एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, तो ये भी एक परिमेय संख्या दे रहा था। ऐसे ये भी एक परिमेय संख्या देगा, और कहीं भी आप ले जाओगे वो दशमलव के कुछ ना कुछ डिजिट्स के बाद निश्चित तौर पर रिपीट होगा, कट हो जाएगा, और ये भी एक परिमेय संख्या का निर्माण करेगा ही करेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ समझ में आ गई। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। क्लियर हो गया ना सबको? तो अगले क्या देखो एग्जाम्पल में दिया गया है, देखते हैं। एक काल्पनिक संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, काल्पनिक संख्या के लिए कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आई का मान -1 होता है, बिल्कुल निश्चित तौर पे आई का मान -1 होता है। अभी एग्जांपल दिया था, हमने बताया था कि आई का मान कैसा होता है, -1 होता है। निश्चित है, बिल्कुल सही है, सत्य है कथन। सेकंड कथन की बात करें, कह रहा है आई स्क्वायर का मान -1 होता है। बिल्कुल आपसे पूछ कह रहा है कौन सा असत्य कथन है, ये पूछ रहा है। तो ये दोनों तो आपके सही कथन हो गए। क्लियर ना? एक काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल, काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल एक वास्तविक संख्या होता है। चलिए, काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल एक वास्तविक संख्या होता है। चलिए देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी हमने ले लिया 1 + 2i। ठीक है, 1 + 2i ले लिया, और इसका संयुग्मी ले लिया हमने। इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 - 2i। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो, बचपन से जानते आए हो। अगर इसको हम देखें तो ये a + b और a - b बन रहा है। तो क्या इसको हम a² - b² का फॉर्मेट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या इसको हम a² - b² दे सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। इस तरह से इसको हम a², क्योंकि ये एक काल्पनिक संख्या हमने ले ली और ये उसका कंजुगेट ले लिया, संयुग्मी जिसको हम कह रहे हैं। ये एक काल्पनिक संख्या ले ली और ये उसका संयुग्मी, इन दोनों का गुणा किया। तो जब संयुग्मी का गुणा करते हैं तो a - b a + b बनता है, यानी a² - b² बन जाता है। तो ये a² - b² हो गया। अब अगर हम a² की बात करें बच्चों, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और i का स्क्वायर करेंगे तो ये i² हो जाएगा, और i² का मान कितना होता है, -1 होता है। तो ये 1 और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। तो 1 + 4 क्या आ जाएगा, 5। और 5 कैसी संख्या हो जाएगी, 5 एक वास्तविक संख्या होगी। ये कैसी संख्या हो जाएगी बच्चे, वास्तविक संख्या होगी, है ना। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वास्तविक धनात्मक संख्या बन जाएगी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल एक काल्पनिक संख्या होता है। नहीं, ये काल्पनिक नहीं होता है। कैसा होता है, ये एक रियल नंबर बन रहा है बच्चे, वास्तविक संख्या बन रहा है। तो आंसर तीसरा जो है वो गलत है। यही पूछ रहा था इनमें से कौन सा असत्य है, तो आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। क्लियर हो गया ना, सबको समझ में आ रही है बात? चलिए तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, देखते हैं भाई, चयन करते हैं विकल्प का। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है
प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या बनेगा भाई? क्या पीछे वाला ग्राफ खोले चलकर, या आपको याद है? बोलो भाई। देखो दो तरह के नंबर हैं, एक ये नंबर बना था, एक ये नंबर बना था। ये बना था काल्पनिक नंबर का और ये बना था वास्तविक संख्याओं का। क्लियर ना? वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आया था? वास्तविक संख्याओं में कुछ संख्याएं बनी थी जिनको हम कहते थे परिमेय संख्याएं, और कुछ अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में क्या बना था भाई? परिमेय संख्याओं में पूर्णांक बने थे। पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं बनी थी। पूर्ण संख्याओं के अंदर हमें क्या मिली थी? प्राकृतिक संख्याएं मिली थी। ऐसे ही तो बना था। बोलो। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के अंदर क्या आया था? बोलो। वास्तविक संख्या के अंदर एक आया था जिसको हम कह रहे थे ये परिमेय और ये अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं में क्या आया था? पूर्णांक आए थे, इंटीजर्स आया था कि नहीं आया था? तो वही चीज है कि प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के अंदर ही तो इंटीजर्स आ रहे हैं। तो ये कथन सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सत्य है भाई। अब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखो ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर किसके अंतर्गत आ रहे थे? होल नंबर के अंतर्गत आ रहे थे। होल नंबर के अंदर क्या आते थे? नेचुरल नंबर। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो है वो किसके अंदर है? पूर्ण संख्याओं के अंदर है। इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। निश्चित तौर पे क्वेश्चन आपका सेकंड सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? हाँ या ना? चलिए, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। भाई देखो ये परिमेय संख्याएं और ये अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंदर ही तो अपरिमेय और परिमेय दोनों आ रही हैं। तो चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय, दोनों कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, निश्चित तौर पे होती हैं। कुछ परिमेय संख्याएं काल्पनिक संख्या होती हैं। नहीं बेटे, वास्तविक संख्या के अंदर बंद हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो कोई भी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या से बाहर नहीं जा सकती है। जब वास्तविक से बाहर नहीं जाएगी तो काल्पनिक कैसे हो जाएगी? क्लियर ना? तो कुछ परिमेय संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। आई होप हमारी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे 1, 2 और 3 सही है। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे। 1, 2 और 3 सही है। कह रहा है सही विकल्प का चयन करिए। तो सही विकल्प पहला है। कह रहा है पहला, चौथा और तीसरा। तो चौथा तो गलत हो गया, सही का कोई चांस नहीं है। 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2 सही है लेकिन 4 गलत है। सभी 1, 2, 3, 4, चौथा इसमें भी गलत है। तो जहां पे 4 नंबर दिया हुआ है वो सारे विकल्प गलत हैं। तो आंसर जाओगे पहले के साथ। बहुत अच्छे से ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख चुके होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको कुछ चीज़ें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे आधारित क्वेश्चन कराएंगे, जो बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस समय रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमस्कार।